Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of my students. Hope you are all fine. Students, बिजनेस रिसर्च मेथड के लेक्चर नंबर 2 में जो है आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज चैप्टर जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 9 एंड 10। दो चैप्टर इसलिए क्योंकि ये छोटे छोटे दो टॉपिक और दोनों आपस में जो है वो इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें सेकेंडरी जो है डाटा रिसर्च के बारे में बताया था। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है प्राइमरी डाटा रिसर्च। सेकेंडरी डाटा रिसर्च में मैंने आपको बताया था कि किन किन रिसोर्सेज से कौन से सोर्स हम यूज़ करते हो, लाइब्रेरी, इंटरनेट, गवर्नमेंट जो है पब्लिकेशंस और बहुत सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी कि हम ये हमारे जो है सोर्स बनते हैं, हम फिर सेकेंडरी डाटा इनसे कलेक्ट करते हैं। जिस तरह सेकेंडरी डाटा के सोर्स हैं उसी तरह प्राइमरी डाटा के भी कुछ सोर्स है और वो एक नहीं चार है, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास सर्वे रिसर्च है, फिर हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चनर्स, ये मतलब सर्वे में हम क्वेश्चनिंग किस तरह से जो है अपने रिस्पोंडेंट से डाटा हासिल करते हैं। तो सबसे पहला सोर्स जो हमारे पास है वो है सर्वे रिसर्च। सर्वे मैंने आपको जो है अक्सर आपसे क्लास में भी पूछती थी कि आप में से कभी किसी ने कोई सर्वे किया है या कभी कोई क्वेश्चनियर जो सर्वे रिसर्च के तौर पर आपके सामने आया हो और आपने उसके फिल इसको किया हो, ठीक है। अगर हमारी ये कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस ना चल रही होती तो फिर एक क्वेश्चनियर मैं भी आपसे बनवा के आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स से आपको कहते कि इसको फिल करवाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं इन एक्टिविटीज़ से गुजर सके। तो सर्वे रिसर्च होता क्या है, इसमें जो हमारा पर्पस होता है ना सर्वे रिसर्च का, वो प्राइमरी डाटा कलेक्शन होता है, ठीक है। सर्वे रिसर्च अब देखें ना, मैं एक कस्टमर हूँ, मेरे पास अब सेकेंडरी डाटा के लिए तो आएंगे नहीं। आपने मेरे से अगर किसी प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स हासिल करना है ना, या आप अपनी न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आए हैं और आपने एक प्राइमरी रिसर्च करनी है कि मैं क्या सोचती हूँ या मेरा आपकी प्रोडक्ट को लेकर क्या बिहेवियर है, मैं उसको यूज़ कैसे करती हूँ, तो ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है जो आप मेरे से लेना चाहते हो। उसके लिए आप एक सर्वे कंडक्ट करोगे। मैं अब यहाँ पे वर्ड है रिस्पोंडेंट्स, पीपल हु वर्बली आंसर एंड इंटरव्यूज क्वेश्चन और प्रोवाइड आंसर टू रिटन क्वेश्चन। इट मीन्स कि वो बंदा जो आपके रिटन क्वेश्चन का या वर्बल क्वेश्चन का आंसर करता है। अब आप मेरे से रिटन क्वेश्चन भी जिस तरह क्वेश्चन तैयार करके आप मेरे से वो सर्वे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वर्बली इंटरव्यू भी मुझे सामने बिठाकर फेस टू फेस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, या इसका एक और वे भी होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये जो तरीका है जिसमें हम रिस्पोंडेंट से खुद डायरेक्टली क्वेश्चनिंग करते हैं, अपने जो है क्वेश्चंस उसको रिटन में लेकर या ऑरल फेस टू फेस लेकर, ठीक है, उसे हम कहते हैं सर्वे रिसर्च, जिसका मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइमरी डाटा रिसर्च। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है यूजिंग सर्वेज। हम सर्वे को कहाँ यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली जो हमारा मकसद है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिस वजह से या जिस मकसद के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम सर्वे जो है कर रहे हैं, उस सर्वे का जो रिज़ल्ट है हम उसी में उसको यूज़ करेंगे ना। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे कस्टमर का एक शैम्पू की बोतल जो मैं बनाकर मार्केट में दे रही हूँ या मैंने दी है, स्टार्ट किया है बिजनेस, तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं जानना चाहती हूँ कि लोग क्या सोचते हैं मेरी प्रोडक्ट के बारे में, क्या वो जो है क्वालिटीज़ मैंने उनको डिस्क्राइब की हैं, क्या वो उन क्वालिटीज़ को रिसीव कर रहे हैं मेरी प्रोडक्ट से, ठीक है, क्या मैं उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को टच कर रहा हूँ कि नहीं। तो अब मैंने इसके लिए क्वेश्चनर्स जो है डिवाइड किए जी, मुझे ये मेरी प्रोडक्ट के हवाले से सारी इसके अंदर क्वेश्चन है, मुझे इसके आंसर करें, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन मुझे उनसे मिलेगी उसके क्वेश्चंस का जो सारे जो क्वेश्चनर का एक एनालिसिस, एक आंसर मैं निकालूंगी, रिजल्ट, एक कंक्लूजन निकालूंगी, उसका यूज़ कहाँ होगा। अगर तो मैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स ले रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँगी, ये यूज़ है मेरे सर्वे का, ठीक है, कि मैंने, और अगर मुझे कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो मैं उस सर्वे की हेल्प से अपनी प्रोडक्ट, अपने चीज़ में मज़ीद क्वालिटी या उस परेशानी को, उस जो है एक जो क्वालिटी वाइज मेरी चीज़ नहीं उनको पसंद आ रही, मैं उस क्वालिटी को बेटर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये हम अपने सर्वे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं,
और जानना चाहते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के बाद और कस्टमर का बिहेवियर जानने के बाद आगे उसके रिजल्ट्स की तरफ हम मूव करते हैं कि अब हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए क्या स्टेप लेना है या क्या हमने आगे इकदाम करने हैं कि जिससे हमारा जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स है वो बेहतरीन हो जाए। एडवांटेजेस ऑफ सर्वेस, क्या एडवांटेज है सर्वे का। हमारे पास अब प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए और भी जो है बहुत सारे वे हैं, ठीक है, लेकिन हम सर्वे को क्यों चूज़ करते हैं या हम क्यों जो है सर्वे को जो है इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह ये क्विक रिस्पॉन्स है, ठीक है, कि आपने क्वेश्चनर दिया, अब अगला बंदा कहे कि मैं तुम्हें महीने बाद वापस करूँगा, नो वे, आप उसको सामने उठा कर को आपके पास 5 से 10 मिनट है, इसको मुझे फिल कर दें। अगर आप वो इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, वर्बली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चनर से भी क्विक आंसर आएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चनर से भी क्वेश्चनर वो चाहे सोच कर देख कर पता नहीं क्या कोई आप जैसे बच्चे माशाल्लाह पढ़े बगैर भी इक्का दुक्का किया और जो आप लगा दिया करते हैं आप बच्चे ऐसे। हम लोगों ने खुद हमारे सीनियर जब क्वेश्चन फिल करवाते थे तो जिधर दिल किया बिस्मिल्लाह बड़ी जो आप लगा दिया, पढ़ना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब हमारे से सामने उठाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम फिर जो मुंह में आएगा वो नहीं बोलेंगे, एग्जैक्टली जो हमारे दिमाग में होगा हम वही वो जो हमारा सोच होगा हम वही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। तो सर्वे का मकसद क्या है, ये क्विक होता है, ठीक है। सेकंड, इसका क्या फ़ायदा है कि ये इनएक्सपेंसिव होता है, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता, कॉस्टली नहीं होता, इसके लिए ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त नहीं करने पड़ते। अब मैंने अगर ऑरल इंटरव्यू किसी जगह पर गई हूँ, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कंपनी है, कोई बैंक है, कहीं जाके एम्प्लॉयज़ को मैं कहती हूँ मुझे आपका 5-10 मिनट चाहिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो वो क्या कहेगा, भाई मुझे पैसे दो। नहीं, वो बस आपके सामने बैठ के आपके क्वेश्चंस के आंसर कर देगा। तो ये इनएक्सपेंसिव है, ये कॉस्टली नहीं होता, इसमें कोई बस आपका वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आप इसमें आपके वो जो हम कहते हैं बहुत कॉस्टली वो नहीं होता। एफिशिएंट होता है ये और एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट कैसे कि अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑरल इंटरव्यू में बैठें, अगर आप वर्बली क्वेश्चन पूछें तो वो आपके साथ कभी भी वो झूठ या बात को घुमाने फिराने की उसको क्या ज़रूरत है। वो आपने जो प्रोडक्ट आपने उसको गोली थोड़ी मार देनी है, आप जो प्रोडक्ट के हवाले से वो बात सोचता है वो आपको बता देगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है। आगे आपके पास है एरर्स इन सर्वे रिसर्च। एरर्स आपको यहाँ पे पॉइंट्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, रैंडम सैम्पल एरर, सिस्टमेटिक एरर्स, रिस्पोंडेंट एरर्स, नॉन रिस्पॉन्स एरर, ठीक है। अब ये आपको जो है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे हमारा क्वेश्चन जो है ये 2 चैप्टर से जो एक क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है, तो अगर आप ये सारा एक्सप्लेन करेंगे तो आप अगर ये पेपर में आपको आता है तो आपने एक ही क्वेश्चन पे सारा टाइम वेस्ट कर देना, ठीक है। इसलिए आपको इन इन जो पॉइंट्स हैं इसमें सारे उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इनका नीचे वो एक चार्ट बना के या एक लिस्ट कर देने आपने इन एरर्स के नाम, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा आगे बहुत लेंथी हो जाएगा अगर आप इनको एक्सप्लेन करने लग जाएंगे, फिर आपका जो टाइम नहीं मैनेज होगा, ठीक है। बस ये छोटे छोटे एरर उन्होंने बताया कि क्या एरर आते हैं हम लोगों को जो है सर्वे कलेक्ट करने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफाइंग सर्वे रिसर्च मेथड। Now that we have introduced some advantages and disadvantages of survey in general, we turn to a discussion of classification of survey according to several criteria, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जब हम क्लासीफाई करते हैं रिसर्च को तो आप यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनियर बनाने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं अपने रिस्पोंडेंट से। हमने अपने जो है इसको सर्वे को क्लासीफाई कैसे करना होता है, उसके टाइम बेस्ड के मुताबिक, उसके क्वेश्चंस के मुताबिक, ठीक है। ये कम्युनिकेशन जो हमने करनी होती है उस कम्युनिकेटिंग वे के मुताबिक। तो कहते हैं कि उस कम्युनिकेशन में जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं उसके मुताबिक हम क्लासीफाई करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें हम कहते हैं आंसर या सेलेक्ट 1 to 5 एनी जो है ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको जो है एक स्केल दे देती हूँ या आंसर दे देती हूँ कि इन 5 ऑप्शंस के अंदर रहते हुए तुमने मुझे आंसर करना है, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, ठीक है।
जहाँ पे आप उनको एक लिमिट दे देते हैं कि भाई इस लिमिट के अंदर आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करें, तो उसे कहते हैं स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर के आप वो बताओ तुम क्या सोचते हो, ठीक है। इसमें आप उसको ऑप्शन नहीं देते। अ क्वेश्चन दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्ट द रिस्पोंडेंट आंसर, उसमें वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि मेरे गिवन ऑप्शन के अंदर से मुझे आंसर चाहिए। वो आपको कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम इस प्रोडक्ट के हवाले से क्या सोचते हो, व्हाट यू थिंक, व्हाट इज इन योर माइंड, ठीक है। बस उसको एक स्टेटमेंट में लिख दो। आपको नीचे ऑप्शन नहीं गिवन होगी बल्कि एक स्पेस गिवन होगी उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, लाइंस की, कि इसमें फिल करो या अपना आंसर दो, ठीक है। डिस्कार्ड क्वेश्चंस, डिस्कस क्वेश्चंस वो होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दैट अज्यूम द रिस्पोंडेंट इज विलिंग टू आंसर। इसमें आप जो है किसी भी अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने मकसद को हिडन नहीं रखते, ठीक है, कि आपकी जो रिसर्च है उसका क्या मकसद है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पूछते हो उससे कि हाँ भाई तुम इस हवाले से क्या सोचते हो। आपने क्वेश्चन को घुमाना फिराना नहीं है, क्वेश्चन को छुपाना नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि इनडायरेक्ट, इसको आप ये भी कह सकते हो कि जो डिस्कस क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, जो अनडिस्कस्ड होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, जिसमें आपने जो अपना पर्पस होता है जो वो आपने हिडन रखा होता है कि भाई आप किस मकसद के लिए इससे पूछ रहे हो। बस आपको उससे क्वेश्चंस पूछने होते हैं, चाहे वो आप उससे इनडायरेक्ट वे में पूछो, आप घुमा फिरा कर पूछो, ठीक है। और डिस्कस में आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हो उससे। तो ये 4 वे हैं क्वेश्चनर के, जिसके जो हम क्वेश्चनर का वो हमारा वे है जिसको हम क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल कहते हैं वक्ती, जो है हमारा वक्ती क्लासिफिकेशन टेम्पोरल, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ जो ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है वो मेडिकल सर्वेज में किया जाता है। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक शैम्पू के बारे में रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, तो क्या आप उसका क्विक रिस्पॉन्स ले सकते हैं कि भाई मैंने इसको 1 दिन में यूज़ किया और मुझे 1 दिन में इसका रिज़ल्ट मिल गया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका टाइम लगता है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, ठीक है। तो हम जहाँ पर हम लोगों को हमने क्वेश्चन भी उसी वक्त पूछना है, हमें रिस्पांस भी उसी वक्त चाहिए और हमने रिजल्ट भी उसी वक्त ड्रॉ कर लेना है। मेडिकल के एनालिसिस में ऐसा होता है कि जब वो कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, कोई सर्वे करने जाते हैं या कोई तजुर्बा, तो उन्होंने जो चीज़ अप्लाई करनी होती है उनको उसी टाइम उसका रिस्पॉन्स भी मिल जाता है कि हाँ भाई ये ठीक है कि नहीं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। A study in which various segments of a population are sampled and that are collected at a single moment in time, ठीक है, in a single moment in a time, के जो आपको आपने स्टार्ट जब की उस स्टडी की ऑब्जर्वेशन आपने उसी टाइम उसका रिजल्ट भी उसी जो है वर्क कंक्लूजन में ले गए आप उसको। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है कि इसमें आपको जो एक चीज़ की ऑब्जर्वेशन है उसके लिए वक्त दरकार होता है, ठीक है। अ सर्वे ऑफ रिस्पोंडेंट एट डिफरेंट टाइम्स thus allowing analysis of respondent continually and changes over time। इसमें जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है वो सेम वेरिएबल्स के ऊपर डिफरेंट टाइम के ऊपर, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस प्रोडक्ट का यूज़ बताएं, यूज़ करने के बाद इसका रिजल्ट बताएं, तो आपको वक्त दरकार होगा, ठीक है। मैंने इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अप्लाई किया, कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमें रिजल्ट देती हैं, फिर आप आए जी हाँ मैंने आफ्टर 1 मंथ इसका ये कंक्लूजन निकाला है। आफ्टर 1 मंथ वेरिएबल सेम है, ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन आपने डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड्स के साथ की, ठीक है, फिर आपने आके उसका कंक्लूजन दिया। तो जिस चीज़ हम वेरिएबल का जो कंक्लूजन है वो एट द स्पॉट या सिंगल मोमेंट में कंक्लूजन निकाल के आगे रख देते हैं, वो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में आती हैं, और वो जिनको आपके पास वक्त दरकार होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर पैनल। कंज्यूमर पैनल जिससे हम कहते हैं ना कि हमारे पास एक पैनल में इंटरव्यू के लोग बैठे हुए हैं और वो सब एक ही, उनका टारगेट एक ही होता है, ठीक है। वो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं तो सामने जो इंटरव्यू बैठा है उनका टारगेट सेम होता है कि हमने जो है इसको
कि हर जो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे या जॉब के लिए ये प्रेफरेबल है कि नहीं है, डिफरेंट वे यूज़ करते हुए हमने उसको जो है एग्जाम करना होता है। सेम कंज्यूमर पैनल भी ऐसे लोग होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे में होता है कि इसमें जो हमारा सैंपल होता है या इंडिविजुअल्स होते हैं वो सेम एटीट्यूड से हैं, बिहेवियर के साथ एक ही जो है वो फैमिली से लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। सेम सैंपल ऑफ इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड टू रिकॉर्ड देयर एटीट्यूड, बिहेवियर और परचेजिंग हैबिट्स ओवर टाइम, ठीक है। अब इसमें कहता है कि हम सेम फैमिली या सेम हाउस होल्ड के लोग, इसमें ज़रूरी नहीं हाउस होल्ड सेम हो, आप एक जिसको कहते हैं ना ये कॉलोनी, ये सेम कॉलोनी है, इस कॉलोनी के जो लोग हैं इनका हमने वक्त के साथ, अब ये लॉन्गिट्यूड जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है इसमें आता है कि हमने लॉन्ग टाइम एक सर्वे करना है, तो ये इस कॉलोनी के या इस हाउस होल्ड के ये लोग हैं, ये हमारे कंज्यूमर पैनल हैं, हमने इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर देखना है इस फ्लाम प्रोडक्ट के हवाले से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास TQM एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे। फर्स्ट TQM क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आप अपनी प्रोडक्ट के हवाले से क्या सोचते हैं, आप अपने कस्टमर को क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, आपके पास अगर खाड़ी है, खाड़ी कभी भी अपनी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करता, उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इस प्रोडक्ट का क्या रेट चार्ज करें या कस्टमर इसको जो है वो हमें कैसे पे करेगा। उन्होंने अपनी जो क्वालिटी का एक लेवल है उसको सेट किया हुआ है, हमने अपने कस्टमर को इस सेटिस्फेक्शन लेवल तक मीट करना है, ठीक है। तो वो फिर उनका कस्टमर उस क्वालिटी के लिए उनको पे भी करता है। एक सिंपल सी शर्ट, एक सिंपल सी लॉन की शर्ट के लिए कस्टमर 3500 रुपीज़ पे कर रहा है और वही लोकल में वो शर्ट जो है आपको 1000 में भी मिल जाती है। तो जिसने क्वालिटी को मीट करना है, जिसने अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है, फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसने अपनी क्वालिटी से नीचे नहीं आना, ठीक है। तो TQM एक ऑर्गेनाइजेशन की वो स्ट्रेटजी है जिसमें वो कहते हैं कि वी आर द बेस्ट, a business philosophy that emphasizes market driven quality as a top organizational priority। वो अपने आप को टॉप ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटी में रखते हैं। उनके लिए जो है ये प्राइजेस मैटर नहीं करती कि हमारा कस्टमर, अब आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स में चले जाएं, वहाँ पे उन्होंने जो प्राइस टैग लिख दिया है कोई कस्टमर ने उसको पे करना ही करना, लेकिन कस्टमर क्यों पे कर रहा है? क्योंकि वो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल पे पूरा उतर रहा है, ठीक है। वो जो क्वालिटी मांगता है वो उसको वहाँ से मिलती है। तो TQM ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसी फ़िलॉसफी है, एक ऐसा जो है जो हमारा एक कंपनी का कि टारगेट के हमने अपने आप को टॉप प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है। क्वालिटी होता क्या है? कहते हैं व्हाट इज़ क्वालिटी? ऑर्गेनाइजेशन यूज टू डिफाइन क्वालिटी बाय इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब अगर जानते हैं कि हमारा कस्टमर हमसे क्या चाहता है, कस्टमर की क्या वांट्स, क्या डिमांड है, ठीक है, उसका सेटिस्फेक्शन क्या लेवल क्या है, हम उसको उसके जो एक टारगेट के टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं, वो हम उनको किस तरीके से बेस्ट जो है क्वालिटी बनाकर रख रहे हैं सामने, ठीक है। वो है हमारी क्वालिटी का मतलब ये कि क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बेस्ट क्वालिटी, या क्वालिटी डाउन भी जा सकती है, लेकिन आप अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी जो है क्वालिटी लेवल है। इसमें जो हमारी बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी या अदारे या ऑर्गेनाइजेशंस या हमारे जो ब्रांड्स हैं वो कभी भी प्राइस फोकस नहीं होते, ठीक है। कि अगर हम ये 3000 की शर्ट दे रहे हैं तो पता नहीं कोई लेगा कि नहीं लेगा। भैया आप अगर क्वालिटी अपनी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को एक सेटिस्फेक्शन लेवल को मीट कर रहे हैं तो फिर आपको कस्टमर ने पे करना ही करना है, ठीक है। हमारे कस्टमर्स कितनी तरह के होते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स। हमारे इंटरनल कस्टमर्स वो जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स हु वर्क विद इन योर कंपनी, आपके एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो आपकी सारी खूबियों और खामियों से वाकिफ़ होते हैं। और एक्सटर्नल कस्टमर वो होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं, ठीक है, हु परचेज आ प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो आपकी जो है प्रोडक्ट को आपके इंटरनली उनको आपकी ऑर्गेनाइजेशन से क्या है उनको मैटर नहीं करता, वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह हम लोग हैं, ठीक है। अगर
जो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी, यहाँ पे कोई बॉस इंटरप्राइज वाले हैं, ठीक है, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनके इंटरनल कस्टमर्स हैं, ठीक है। और हम अगर बाहर से जा रहे हैं कुछ चीज़ खरीदने के लिए तो हम उनके एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं। इम्प्लीमेंटिंग TQM। TQM को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले सर्वे करना बहुत ज़रूरी होता है। अब TQM को डिफ़ाइन करने का, TQM के बारे में बताने का मकसद क्या था कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, क्वालिटी क्या है, कौन है हमारे कस्टमर, क्या है TQM। ये बताने का मकसद ये था कि TQM को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, या TQM की फ़िलॉसफी पे हमने चलना होता है, तो उस फिलॉसफी के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि हमारा कस्टमर क्या सोचता है, ठीक है। TQM को अप्लाई करने के लिए रिसर्च ज़रूरी है। जब तक हमें नहीं पता होगा कि हमारे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, उसका क्वालिटी लेवल क्या है, हम कभी भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सर्वे करते हैं, रिस्पांस मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, हमें पता चलता है हमारे कस्टमर का, ये जो हमारे टारगेटेड कस्टमर है, इनका लेवल ऑफ क्वालिटी क्या है, इनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है। फिर हम अपनी क्वालिटी को बनाकर इंजीनियरिंग जो है, अपनी क्वालिटी को एक इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड से गुजारने के बाद हम अपनी क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करके उनके सामने रखते हैं, ठीक है। तो TQM की फ़िलॉसफी के लिए सेटिस्फेक्शन सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने लोगों के स्टैंडर्ड से क्वालिटी का पता चलेगा तो ही हम अपनी क्वालिटी को जो है बनाकर उनके आगे रखेंगे। अच्छा, इस जो पॉइंट के साथ आपका चैप्टर नंबर जो 9 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आगे जो इसके बारे में नेक्स्ट हम चलेंगे कम्युनिकेटिंग विद रिस्पोंडेंट, चैप्टर नंबर 10 की तरफ। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं, ठीक है, सर्वे से के मुतालिक। तो चैप्टर नंबर 10, अच्छा, लेक्चर सुनते वक्त अपनी बुक को सामने खोलकर लाजमी रखिएगा ताकि आपको पता चले कि किस पॉइंट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, और जो बातें बोली जा रही हैं या कोई एग्जांपल उसको साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। बुक सामने खुली होगी तो आपको लेक्चर की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, कम्युनिकेटिंग विद रिस्पोंडेंट्स। इंट्रोडक्शन। During most of the 20th century, obtaining surveys data involving individuals to answer questions asked by human interviewers or questions. अब कम्युनिकेटिंग का जो सारा एक फेज़ होता है उसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक हमारा इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यू होता है, वो जो एक क्वेश्चंस पूछने वाला, आंसर करने वाला, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, अब इसमें सबसे पहला उसने जो हमें बताया है, वो टूल बताया है, वो है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू एज इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरव्यू एक ऐसा जो है सेशन होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे के आमने सामने इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे एक प्रोडक्ट के हवाले से फीडबैक लेना चाहती हूँ या इंटरव्यू करना चाहती हूँ, तो आप और मैं एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होंगे, ठीक है, जहाँ पे मैं आपसे जो क्वेश्चन करूँगी आप मुझे उसका क्विक आंसर करोगे, ठीक है। अब पढ़ने में आंसर का, मैं आपको कहूँ जो क्वेश्चन फिल कर दें तो कोई इधर देखेगा, कोई उधर देखेगा, कोई इधर देखे जवाब, सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, इधर उधर देके जो है ऊट पटांग से जवाब लगाकर मुझे दे दोगे। लेकिन जब इंटरव्यू की, ये पीछे भी मैंने आपसे बात की कि जब इंटरव्यू की बारी आती है तो लोग जो एक गुफ्तगू चलती है उसको एंजॉय भी करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, उसमें जो है वो कोई हमें रिस्पांस भी दे देते हैं और पॉजिटिव रिस्पांस भी देते हैं, ठीक है। तो हमारा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होते हैं। और नॉन इंटरेक्टिव मीडिया वो होता है जिसमें हम एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते, ठीक है, जस्ट लाइक हमने ईमेल पे पूछ लिया, ठीक है। इन नॉन इंटरेक्टिव में, अब इंटरेक्टिव में तो जो क्वेश्चन पूछने वाला है, आंसर करने वाला है, इंटरव्यू एक दूसरे के आमने सामने है, इसे कहते हैं इंटरेक्टिव इंटरव्यू एज अ जो है कम्युनिकेशन वे। नॉन इंटरेक्टिव में उसको ईमेल के ज़रिए अपना क्वेश्चन सेंड कर देगा या
टेलीफोनिक वे में उससे क्वेश्चन पूछ लेगा। वो मीडिया जिसमें इंटरेक्शन नहीं होती दो लोगों की आमने सामने, फेस टू फेस नहीं आते, उसे हम कहते हैं नॉन इंटरेक्टिव मीडिया, जस्ट लाइक ईमेल, ठीक है, या टेलीफोनिक। पर्सनल इंटरव्यूज़ वो होते हैं सेम जो मैंने आपको इंटरेक्टिव मीडिया पर कम्युनिकेशन बताया कि इसमें दो लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठकर गुफ्तगू करते हैं। जो हमारे पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, जो दो लोग एक दूसरे के आमने सामने इंटरेक्शन के साथ एक दूसरे क्वेश्चनिंग करते हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है। वो एडवांटेजेस क्या है? उसमें सबसे पहला है अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक, ठीक है। हमारा जो एक पर्पस होता है सबसे पहला कि हम फीडबैक लेना चाहते हैं, या अगले बंदा अगर कोई हमारी प्रोडक्ट के हवाले से गलत सोच रहा है तो उसको जो है फ़ौरन हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी आपस में एक कम्युनिकेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ये अपॉर्चुनिटी, वो हम एक दूसरे के क्लैरिफिकेशंस जो होती हैं, ठीक है, वो सारी क्लैरिफिकेशंस हम फेस टू फेस बैठकर क्लियर करते हैं, ठीक है। सेकंड उसका एडवांटेज क्या होता है? प्रॉबिंग कॉम्प्लेक्स आंसर। प्रॉबिंग एक ऐसी टर्म है जो मैंने आपको क्लास में भी बताई थी कि इसमें हम क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि अगर अच्छा ऐसे है तो ऐसे क्यों है, अच्छा अगर आपने इसका आंसर किया तो आपने ये सोच कर, ये प्रॉबिंग के अगले बंदे को कंफ्यूज करना, क्वेश्चन में बस अपने बात की तह तक पहुंचना है जैसे मर्जी, और ये हर कोई नहीं कर सकता। प्रॉबिंग भी एक ट्रिक है, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल के करना, जो हर इंटरव्यूअर नहीं कर सकता। तो अगर हम एक आंसर से मुतमिन नहीं होते ना, अगर हम क्वेश्चनर फिल करवाएंगे तो जो आंसर वो हमें देगा हमें वही मानना पड़ेगा, खामोशी देकर चलो ठीक है जो वो आंसर देके चला गया। लेकिन जो हमारा फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, अगर हम आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो रहे, हम प्रॉबिंग जो है फेस की तरफ चले जाएंगे, तो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना शुरू कर देंगे कि अच्छा मुझे यहाँ से क्लियर, ये इस क्वेश्चन की अगर आपने ये आंसर किया तो अच्छा क्यों किया, ये क्या वजह थी। क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल के कम्प्लेक्स आंसर्स को ईजी बनाने की कोशिश करना, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटरव्यू डिपेंड करती है। अब क्वेश्चनियर अगर हम कहते हैं कि 10 मिनट है आपके पास, वो 10 मिनट के 15 ले ले, 20 ले ले, 25 ले ले, आधा घंटा ले ले, उसकी मर्जी है, वो क्वेश्चनर लेकर बैठा हुआ है। लेंथ ऑफ इंटरव्यू डिपेंड करता है जो हमारा इंटरव्यूअर है उसके ऊपर, वो 5 मिनट के अंदर बात खत्म कर देता है, वो 10 मिनट में ले जाता है, ठीक है। उसको जहाँ पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, ये बेनिफिट, ये एडवांटेज है, ठीक है, कि इंटरव्यू को लटकाना भी नहीं पड़ेगा कि जी हमें आंसर मिल गया है, हम फिर भी लगे रहेंगे इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछने नहीं। जहाँ लेंथ स्पेंड करती है कि जहाँ पे हमारी क्लैरिफिकेशन होगी, चाहे वो 5 मिनट है, चाहे वो 3 मिनट है, चाहे वो 10 मिनट है, वहाँ पे इंटरव्यू ख़त्म, ठीक है। उसके बाद है कंप्लीटनेस ऑफ क्वेश्चनियर, कि क्वेश्चनियर जब हम फिल करने के लिए देते हैं तो हमारा जो रिस्पोंडेंट है वो क्या पता हमें 4 सवालों का जवाब दे के 5वें का ना दे, कुछ क्वेश्चन अनमार्क छोड़ दे, ठीक है। अगर आपने 25 सवाल पूछे हैं तो अंदर से 5 जो है वो कंप्लीट नहीं है। अगर कोई आपने कहा जी हमें अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आपने पूछ लिए हैं, स्ट्रक्चर में तो चलो उसने निशान टिक कर दिया जी ये है, अनस्ट्रक्चर्ड में अगर उसे खुद से कुछ लिखना पड़े वो नहीं लिखता, तो क्वेश्चनियर कंप्लीट ना होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब हम आमने सामने बैठे हैं तो फिर कंप्लीटनेस ऑफ क्वेश्चनियर होती है। जो क्वेश्चनियर आपने बनाकर एक माइंड सेट किया हुआ है कि ये सवाल मैंने पूछने हैं, तो वो आपका इंटरव्यू आंसर देकर ही उठेगा, क्वेश्चनियर को कंप्लीट कर ही उठेगा, वैसे नहीं उठेगा आपके पास से, ठीक है। नेक्स्ट उसका एडवांटेज है हमारे पास प्रॉप्स एंड विजुअल एड्स, ठीक है। जहाँ पे आपको लग रहा होता है कि आपका इंटरव्यू आपके हाथ से निकल रहा है, वो आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, वो नेगेटिव थॉट्स रखता है, तो आप उधर प्रॉप्स एंड विजुअल एड से काम लेते हैं, ठीक है, कि आप उसको दूसरी प्रोडक्ट शो ऑफ करवाने लग जाते हैं, या आप उसको विजुअल एड्स की तरफ ले जाते हैं, या आप उसको जो है उसको दिखा दे, मतलब आप न्यू प्रमोशंस या न्यू प्रपोजल्स लेकर उसके सामने न्यू प्रपोज एडवर्टीजमेंट उसको दिखाना शुरू करते हैं। विजुअल एड्स एंड प्रोब्स होता है कि कहते हैं कि ये एक इफेक्टिव वे होता है जो हमारी स्पीच को, हमारी प्रेजेंटेशन को, हमारे इंटरव्यू को सपोर्ट करता है,
ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को नहीं समझ आ रही होती कि अपने सामने वाले को कैसे टैकल करना है, तो आप उसको यूनिक और कलरफुल जो है एड्स होती हैं या उसको न्यू प्रमोशंस होते हैं, न्यू एडवर्टीजमेंट होती हैं, वो उसको दिखाना शुरू कर देते हैं कि आप ये देखें, ये हमारी न्यू प्रमोशंस चल रही हैं, ये हमारी न्यू प्रोडक्ट है, ये हमारी न्यू एडवर्टीजमेंट है, या ये चीज़ें हम जो है कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें उसके सामने जो है रखना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चनियर में तो आप ऐसा नहीं कर सकते, फेस टू फेस इंटरव्यू में तो आप उसको कैसे भी करके टैकल कर सकते हो। ठीक है, हाई पार्टिसिपेशन होती है आपके इंटरव्यू की। क्वेश्चनियर जब फिल करना होता है तो 100 में से 80 लोग जो हैं वो अपनी पार्टिसिपेशन नहीं देते अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास है इंटरव्यूअर इन्फ्लुएंसेस। इंटरव्यूअर इन्फ्लुएंसेस वो होता है जो आपका इंटरव्यूअर होता है ना, वो आपको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल हम रिसर्च करने जा रहे हैं, तो हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमारे इंटरव्यू में जो मेल इंटरव्यूअर हैं, ठीक है, अगर वो 100 में से 85 मेल है एंड 15 फीमेल, तो फीमेल का जो इन्फ्लुएंसर है वो और तरह का होगा, जो मेल है वो और तरह से आंसर करेंगे, जो ओल्ड एज के हैं वो और तरह से आंसर, उनके ख्यालात और तरह के होंगे, जो यंग जनरेशन है उनके ख्यालात और तरह के होंगे। ठीक है, अब ना औरत एक जैसा सोचती है ना, हर किसी का अपना अपना ख्याल, अपनी अपनी सोच, अपना अपना बिहेवियर, तो ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है कि हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू और आप हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं चल सकते, तो ये मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर देता है कि अब एक ओल्ड रिस्पोंडेंट है तो हम उसको कैसे टैकल करें, यंग है उसको कैसे टैकल करें, एक बच्चा है उसको कैसे करें, मेल फीमेल हर तरह का एक तजाद आ जाता है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू इन्फ्लुएंस होता है जो इंटरव्यू को बेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एनोमिटी रिस्पॉन्स। एनोमिटी का मतलब देखो, हम रिस्पॉन्सेस इकट्ठे करने जा रहे हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू करने जा रहे हैं, अगर मैं 100 लोगों से भी इंटरव्यू कर रही हूँ तो वो 100 के 100 मेरे लिए नामालूम है। ठीक है, एनोमिटी का मतलब होता है नामालूम होना, ठीक है, या गुमनाम रिस्पोंडेंट होना। तो बाज़ का ऐसे होता है कि बहुत ही ध्यान से, जिसको कहते हैं ना फूंक फूंक कर कदम उठाना, फूंक फूंक कर सवाल पूछना, कोई क्वेश्चन हम ऐसा ना पूछ लें जिससे जो हमारा सामने वाला इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यू है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, या कोई सोशल जो है उसका इसमें डिस्टर्बेंस आ जाए। ठीक है, अपने एथिक्स को जो है आपने रखना होता है सामने, तो ये बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम किसी नामालूम अफराद से या किसी, ठीक है ना, हम एक शख्स को एक अननोन है उससे हम क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं, तो पर्सनल क्वेश्चंस को बहुत सोच समझ कर पूछना पड़ता है, अपने एथिक्स में रहना पड़ता है, तो ये चीज़ें डिसएडवांटेज में आ जाती हैं। कॉस्ट इस हवाले से कि अगर हम ईमेल कर रहे हैं तो अपने ऑफिस में बैठे हैं ईमेल कर देंगे, हमें कॉस्ट नहीं जो है बेयर करनी पड़ेगी। हम टेलीफोनिक कर रहे हैं तो हमें इतनी कॉस्ट नहीं बेयर करेगी। लेकिन कहते हैं कि ये बाज़ औक़ात कुछ सिचुएशंस, कुछ लेवल ऐसे होते हैं कि हमारे लिए ये कॉस्टली हो जाता है। कॉस्ट क्यों? क्योंकि हमने इंटरव्यू के साथ फेस टू फेस इंटरव्यू करने के लिए अब कि हर किसी के पास हम अगर अलग-अलग जाएँ तो उसको कैसे मैनेज करें। अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पर मैनेज करें तो उनको वहाँ पे बुलाना, उनका अरेंज करना, सीटिंग, उनका जो है सारा अपनी हॉस्पिटलिटी, हर चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है, जो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। नेक्स्ट है डोर टू डोर इंटरव्यूज़ एंड शॉपिंग मॉल इंटरव्यूज़। पर्सनल इंटरव्यू हम कंडक्ट करने के लिए डोर टू डोर भी जा सकते हैं, जो मुश्किल होता है। अब हर किसी का दरवाज़ा नॉक करें, हमारे कोई आ जाए, कुछ मार्केटिंग ही करनी आ जाए डोर टू डोर मार्केटिंग के लिए, तो हम परेशान हो जाते हैं, बाज़ का उनको बाहर से जवाब दे देते हैं, बात भी नहीं सुनते। ठीक है, तो डोर टू डोर इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यूज़ कंडक्ट एट रिस्पोंडेंट डोर स्टेप्स इन ऑल एफर्ट टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन रेट इन द सर्वे। वैसे हमारे यहाँ पर जो ज़्यादातर ये नहीं यूज़ की जाता है, ये वाला टूल ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता कि अब जो इंटरव्यूअर हैं या रिसर्चर हैं या सर्वे करने वाले हैं वो डोर टू डोर आकर नॉक कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। लोग इस चीज़ को इतना अच्छा नहीं जो है ना समझते। यहाँ पे कॉल बैक्स हमारे पास अटेम्प्ट्स टू रिएक्ट इंडिविजुअल सेलेक्ट फॉर अ सैम्पल हु वर नॉट अवेलेबल इनिशियली। अगर हमारे पास जो है अगर उस वक्त बंदा जिसको हम कॉल कर रहे हैं वो मौजूद नहीं होता या वो हमने सैम्पल के तौर पर किया होता है, तो हम उसको जो ऐड कॉल बैक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने किसी को एक सैम्पल के तौर पर सिलेक्ट किया है, वो इनिशियल तौर पर हमें अवेलेबल नहीं होता, फर्स्ट टाइम पे वो नहीं अवेलेबल होता है रिस्पोंडेंट, तो हम उसको कॉल बैक की ऑप्शन पे या रिकॉन्टैक्ट की ऑप्शन पर भी
रखते हैं, ठीक है। मेल इंटरप्ट इंटरव्यूज़, मॉल इंटरसेप्ट में ये होता है कि बात का ऐसे होता है कि हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे कोई कंपनी, कोई ब्रांड, उसके सर्वे जो उसके रिसर्चर होते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी टीम छोड़ी हुई होती है कि भाई आपने इधर ही जो है रहना है, सर्कुलेट करना है। कोई आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए आता है या उसकी करेक्टरिस्टिक पूछता है तो आपने वहाँ पर उनसे पहले फेस टू फेस इंटरव्यू करना है, ठीक है। तो उसे कहते हैं पर्सनल इंटरव्यूज़ कंडक्टेड इन अ शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको डोर टू डोर जाने की, लोगों को ढूंढने की, तलाशने की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग आपकी प्रोडक्ट की तरफ आ रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं, प्रेफर कर रहे होते हैं, एट द स्पॉट आप उनको खड़ा करके वक्ती तौर पर सवाल पूछ लेते हैं, हाँ भाई आप हमारी प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, क्वालिटी वाइज आपको कैसी लगती है, या आप उसको नेक्स्ट जो है परचेज़ करना चाहेंगे, यानी ये क्या आपका बिहेवियर है हमारी प्रोडक्ट के साथ, यूजेज क्या है आपका। तो उसे हम कहते हैं कि हम जो वहाँ पे शॉपिंग करने वाले लोग होते हैं डायरेक्ट उनसे जो है ना क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। ग्लोबल कंसिडरेशन भी होती है हमारी, जब हमारी प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ फॉर नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल नहीं होती, ग्लोबल जो है ना हम उसको एक बड़े जो है एक लेवल पे सेल करने हैं, ठीक है। तो उसमें हमारी जो इंटरव्यू की इंट्रैक्शन होती है वो ग्लोबल लेवल पे होती है, ग्लोबल कंसिडरेशन होती है, जहाँ पे जो हमारे पर्सनल इंटरव्यूअर हैं वो हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ जो हमारे पास, हम डोर टू डोर नहीं जाते, फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं करते, हमारे पास डाटा प्रोवाइड होता है। पर्सनल इंटरव्यूज़ कंडक्टेड बाय टेलीफोन द मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सर्वे रिसर्च, ठीक है। इसमें जिस तरह हमारे ये कंपनी वाले हैं, ये जो नेटवर्क कंपनीज वाले, अब ये अपने कस्टमर से फीडबैक लेना चाहते हैं तो इनके पास बहुत बड़ा जो बेनिफिट है कि इनके अपने कस्टमर्स को कॉल करें, टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट करें, टेलीफोनिक जो है वो फीडबैक लें, ठीक है। हमारे ये जो होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज वाले वो टेलीफोनिक वे में ज़्यादातर जाते हैं, ठीक है। तो उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो मोबाइल फ़ोन्स इंटरव्यू या टेलीफोनिक इंटरव्यू में चलते हैं। इसका जो ज़्यादातर रुझान है वो हमारे यहाँ पर के टेलीफोन पे ये फ़ायदा होता है कि निकलना नहीं पड़ता, ज़्यादा वो सर्कुलेट नहीं करना पड़ता, जिसको कहते हैं ना एक नॉर्मल खज्जल खवारी नहीं होती। आपको अपनी जगह पर महदूद रहते हुए बस आपके पास कॉन्टैक्ट जो डिटेल होती हैं, अगर आपको इनिशियली तौर पर नहीं अवेलेबल होता आपका जिससे आपने क्वेश्चन जो आपका रिस्पॉन्डेंट है आप उसको कॉल बैक के ऑप्शन पे रख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ईजीएस्ट वे है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसमें सबसे पहले है स्पीड। एक स्पीडी वे होता है इसमें। इसका जो एडवांटेज है कि इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता, आप जस्ट कॉल करते हैं, बात करते हैं और विद इन 5 to 10 मिनट आपका जो सेशन है वो मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, ठीक है। अगर हम जी देखा जाए कि इसको बड़े लेवल पर ले जाएं एक इंक्रीजिंग वे में तो फिर ये कॉस्टली हो जाता है क्योंकि फ़ोन कॉल्स कौन सी फ्री होती हैं, ठीक है। तो अगर हम एक बड़े लेवल पर, एक बिग लेवल पर टेलीफोनिक इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये फिर हमें कॉस्टली जो हो सकता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, इसमें हम लोगों को फेस टू फेस जो है ना वो इंटरेक्शन नहीं करना पड़ता टेलीफोनिक वे में। ये अगर हम देखा जाए ना कि पर्सनल फेस टू फेस इंटरव्यू और टेलीफोनिक, तो पर्सनल वाला ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। इसमें हमारी फेस टू फेस इंटरेक्शन की जो है ना एब्सेंस होती है। कॉर्पोरेशन जो है वो इसमें जो हमारा फेस टू फेस इंटरव्यू होता है उसमें कॉर्पोरेशन ज़्यादा होती है बनिस्बत के टेलीफोनिक इंटरव्यू। इंसेंटिव टू रिस्पॉन्स, बाज़ का ऐसा होता है कि हम लोगों को अपने जो हमारे जो रिस्पोंडेंट होते हैं ना उनको जो है ना इंसेंटिव की वो ऑफ़र करनी पड़ती है कि हम आपको इंसेंटिव पे करेंगे, आप जस्ट हमारा हम जो रिस्पॉन्स आपसे मांग रहे हैं वो कुछ जिस तरह बोनस कह लें या फिर उनको डिफरेंट टाइप्स के इंसेंटिव कह लें, गिफ्ट के वे में कह लें, ठीक है। तो उसको या हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, सैम्पल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो सैम्पल के तौर पर, टेस्टिंग के तौर पर आप उनको ना कोई चीज़ जो है देते हो, तो ये इंसेंटिव पे करके हम लोग जो है ना बेटर रिस्पॉन्स ले सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स, उनको हमें सैम्पल्स जो है वो अपनी प्रोडक्ट का एक सैम्पल बनाते हैं, उसको अपनी चीज़ को लॉन्च करने से पहले एक सैम्पल मार्केट में लेकर जाते हैं, ठीक है, कि हमारे जो सैम्पल को टेस्ट करें और आप हमें बताएं कि हमारी प्रोडक्ट के बारे में क्या आपका फीडबैक या ड्रॉबैक चाहता है। कॉल बैक्स के ऑप्शंस मैंने आपको ऊपर बताई, ठीक है, कि अगर हमें इनिशियली रिस्पॉन्डेंट नहीं रिसीव होता तो हम जो है इसको कॉन्टैक्ट बैक पे रख लेते हैं।
उसके बाद हमारे पास है लिमिटेड ड्यूरेशन, इसका जो हमारे पास इंटरव्यू का सेशन होता है वो बहुत लिमिटेड टाइम का होता है, ठीक है। लैक ऑफ विजुअल मीडियम, इसमें हम लोग जिस तरह मैंने आपको पीछे प्रॉप एंड विजुअल एड का बताया कि अगर हमारा इंटरव्यू बोर हो रहा है, वो हमें रिस्पॉन्स नहीं करना चाह रहा था, हम उसको विजुअल एड की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे इस चीज़ की कमी होती है। सेंट्रल लोकेशन इंटरव्यूइंग, हमारी ये जो इंटरव्यूइंग एजेंसीज होती हैं, ये जो बड़े बड़े जो हमारे पास होती हैं, उन्होंने ना अपनी एक लोकेशन, एक स्टाफ हायर किया होता है इस काम के लिए, ठीक है, वो उसे हम कहते हैं कि ये हमारी सेंट्रल लोकेशन है, जहाँ पे हम जिस तरह आप कहते हैं जी कॉल एग्जांपल, बस फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम कॉल सेंटर के, उन्होंने एक लोकेशन, एक पूरा स्टाफ, एक पूरा ऑफिस, एक जो है ना रखा होता है कि जी ये हमारी टेलीफोनिक का जो डिपार्टमेंट है ये सारे फ़ोन्स को हैंडल करता है। उसी तरह ये भी एक डिपार्टमेंट के तौर पे कह लें या एक लोकेशन के तौर पे कह लें कि उन्होंने एक पूरा एक सेंट्रल लोकेशन बनाया होता है जहाँ पे उनका स्टाफ इस सारी चीज़ को जो है ना, इस सारे काम को असिस्ट कर रहा होता है। आप आगे हमारे पास है कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग। अब ये एग्जांपल के तौर पे ऐसे कहते हैं कि ये हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी है, टेक्नोलॉजी दैट अलाउस आंसर टू टेलीफोन इंटरव्यूज टू बी एंटर्ड डायरेक्टली इनटू अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। अब हम कभी आप लोगों ने ये जो लोग बैंक अकाउंट्स जिनके होते हैं, अगर हम एटीएम कार्ड के लिए हेड ऑफिस कॉल करते हैं, उनको कहते हैं हमने एटीएम अपना एक्टिवेट करवाना है, तो वो आपको साथ साथ जो है ना आपको कहते हैं कि हमें आपके जो क्वेश्चन हम जो पूछेंगे उसके आंसर जो है हमारे यहाँ पे अपने टेलीफोन पे उसको एंटर करते जाएं, हमारा कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता जाएगा। इस तरह आप अगर जो नेटवर्क कंपनी है जैज़ वाली जो भी आप यूज़ करते हो उनको कॉल करते हो, तो वो आपको कहती है कि आप कंप्यूटराइज सिस्टम होता है कि जी आप अपने जो भी आपकी क्वेरी है आप उसको एंटर करते जाएं, उसके मुताबिक आपका हमारा कंप्यूटर आपको रिस्पॉन्स करता जाएगा। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो हमारे आंसर्स होते हैं डायरेक्टली वो हमारा कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जो है दौर है, हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी के सर पे चल रही है। कंप्यूटराइज्ड वॉइस एक्टिवेटेड टेलीफोन इंटरव्यू, current technology combines computerized telephone dating and the voice tracked computer means that allow researchers to conduct telephone interview without human interviewers, ठीक है। उसमें उन्होंने जो है हम एक जिसको कहते हैं ना एक डमी या एक रिपोर्ट के एक इंटरव्यूअर को हर इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब वो 10 लोगों को फ़ोन करेगा तो 10 लोगों से वो बारी बारी वही क्वेश्चन पूछे, सेम क्वेश्चन बार बार, तो वो उन्होंने एक समझ लेके एक रिकॉर्डर सेट किया हुआ है, कंप्यूटराइज सिस्टम में वॉइस एक्टिवेटेड की हुई है कि जो वो क्वेश्चन पूछता जाएगा उसको आंसर अगला बंदा जो है उसको एंटर करता है और वो उसका कंप्यूटर उसको रिकॉर्ड करता जाएगा आंसर्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनेयर्स। उसमें सबसे पहले हमारे पास है पेपर क्वेश्चनेयर। पेपर क्वेश्चनेयर को हम लोग जो है सबसे पहले हमारे पास है मेल। मैं आपको मेल के ज़रिए भी अपना क्वेश्चनर भेज सकती हूँ या जिस चीज़ को भेजना चाहती हूँ सबके ईमेल जो मेरे पास मौजूद है उन सबको ईमेल अपना क्वेश्चनर कर दूँ, उनको कहूँ कि मुझे इस क्वेश्चनर का जो है आंसर कर दें। 1% ड्रॉप ऑफ, अगर किसी को हम जो है सिंगल पर्सन को अपना क्वेश्चनर ड्रॉप ऑफ करवा देते हैं, ठीक है, कि आप हमें इस जो है इसका रिस्पॉन्स हमें दें, ठीक है, या हम उसको जो है इंसर्ट्स कर देते हैं, वो हमारे पास ये ऑनलाइन जिसको कहते हैं ना कि हम एक फॉरम बना हुआ होता है, उन फॉरम में हम अपना जो क्वेश्चन है वो इंसर्ट करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते भी हैं रिस्पॉन्स करने के लिए। अच्छा, उन रिस्पॉन्सेस को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए उनको कोई ना कोई बोनस इंसेंटिव या उनको बाज़ वक़्त पे भी करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ हम उसको फैक्स के ज़रिए जो है सेंड कर देते हैं कि आप वैसे आजकल जो जितना टेक्नोलॉजी का दौर आ गया ना, ये फैक्स फूक्स टाइप चीज़ें यूज़ नहीं होती, लोग ईमेल और जो दीगर हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, जिसको हाँ इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनर्स, ईमेल जो दोबारा इलेक्ट्रॉनिक में उसने रिवाइज किए कि ईमेल कर देना, ठीक है। अब मेल जो होता है ना, मेल में हमारे पास हम उसको जिसको कहते हैं ना खतों किताबत, ठीक है, उसको खत के ज़रिए जिस तरह हम उसको हमारे ये जो जिसको कहते हैं ये हमारा डाक खाना, उसको डाक के ज़रिए भी भेज सकते हैं और ईमेल में इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल भी भेज सकते हैं, ठीक है। खतों के किसी को भेजने का ईमेल, ईमेल में इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना और मेल में इसको खतों किताबत के ज़रिए या अपने डाक के ज़रिए उस तक क्वेश्चनर पहुँचाना। इंटरनेट वेबसाइट्स पे अपना अपलोड, और ये आजकल सबसे ज़्यादा जदीद यूज़ होने वाला वे है इंटरनेट वेबसाइट्स वाला, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेक्टिव किसॉक कहते हैं कि एन इंटरेक्टिव किसॉक इज द कंप्यूटर टर्मिनल featuring specialized hardware and software that provide
एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन फॉर कम्युनिकेशन, कॉमर्स, इंटरटेनमेंट और एजुकेशन। इसे हम कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक बोथ की तरह होता है, जिसे हम जिसे कहते हैं हाई पब्लिक में या ट्रैफिक में हम इसको प्लेस कर देते हैं अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये भी आजकल समझ लें कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, आजकल की टेक्नोलॉजी की तरह ही है। मोबाइल फ़ोन्स जैसा ये तो हम पीछे डिटेल में आपको बताया गया, फ़ोन कॉल्स, ठीक है, या टेलीफोनिक या मोबाइल में कोई ऐप, तो ऐप और एप्लीकेशंस भी ऐसी आ गई हैं, ठीक है, वेबसाइट्स बाकायदा ऐसी बन चुकी हैं जहाँ पे जाकर हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं और अपना जो है अपने जो भी फीडबैक, ब्लॉग्स या अपने रिस्पॉन्स है हम वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसी पॉइंट के साथ आपका ये जो चैप्टर है हम सर्वे वाला पॉइंट पूरा मुकम्मल, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।